जी डियर स्टूडेंट, कल हमने आपके जो चैप्टर 5 स्टार्ट किया था और आपको याद होगा कल थोड़ा सा बेसिक सर बता रहे थे कि थोड़ा सा बेसिक आपने मोल्स के बारे में पढ़ा था। चूंकि चैप्टर 5 जैसा कि आपने नाम से ही देखा है कि इसमें हमने स्टीशियोमीट्री के बारे में ही डिस्कस करना है और आज का हमारा सारा लेक्चर जो है वो कैलकुलेशन बेस पे ही होगा। तो इसलिए मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ कि आपके पास वॉल पॉइंट और रजिस्टर साथ ही होगा, ताकि जो रिस्पेक्टिव टीचर क्लास में हैं उन साथ साथ हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह हम मोल को और एवोगैड्रो नंबर्स को आपस में रिलेट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा ओवरव्यू लेता हूं कि बेटे आप मुझे बताएंगे कि जो कल हमने मोल के बारे में पढ़ा था, कोई स्टूडेंट मुझे बताता है कि मोल टर्म क्या है और इसको किस मकसद के लिए हम यूज करते हैं। जी स्टूडेंट, एनीवन? या आपने मोल के बारे में जितना कुछ आपको आइडिया है आप मुझे बताएं ताकि हम उसको नेक्स्ट। जी जी सर केमिकल्स की क्वांटिटी मेजर करने के लिए यूज होते हैं। जो 1 मोल होता है वो इक्वल होता है 6.02। वैल्यू है पार्टिकल्स की जो एक एटम में होते हैं। एक एटम में होते हैं। चलें एक सिंपल सी एग्जांपल ले सर लेते हैं कि जैसे हमारे किलो पास। के लिए केजी और इस तरह यूज करते हैं, वैसे केमिकल्स के लिए मोल यूज करते हैं। अच्छा चलें ये बताएं कि ये 12 ग्राम कार्बन है तो ये इसमें मोल की क्वांटिटी क्या होगी? जी 0.02 मल्टीप्लाई 12 10⁻³ नहीं, 12 ग्राम कार्बन है तो इसको हम किस तरह लिखेंगे? मतलब इसके इक्वल अगर हम यहाँ पे अगर मोल लिखना चाहते हैं तो ये 1 मोल है, तो 1 मोल जो है वो बेसिकली किसके इक्वल है, बस मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। ओके बेटे, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैं यहाँ पे 6 ग्राम कार्बन, अब बताएं क्या अब मैं इसको 1 मोल कह सकता हूँ? नो, वाई? नो सर, ये ये हाफ हाफ मोल हाफ है। है। नहीं, कैसे पता चला कि इसको हम 1 मोल नहीं कह सकते? बिकॉज सर ये 12 का हाफ है। सर क्योंकि 12 ग्राम का एक मोल होता है 1/2 हो जाएगा ये। 1/2 हो जाएगा। जी मेरा अभी भी यही क्वेश्चन है कि आपके पास, चलें एक और एग्जांपल, इसको मैं आपके पास 3 ग्राम कार्बन कर देता हूं, तो अब ये क्वांटिटी चेंज होगी कि नहीं होगी? होगी। चलें सोडियम की एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास 23 ग्राम सोडियम है। अब बेटे बताएं कि इसकी जो मोल में अमाउंट आएगी वो कितनी आएगी? चलें और सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन के अलावा आप नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन 14 ग्राम है। हाँ जी, अब बताएं। 1 मोल। 1 मोल, यानी कि आप डेफिनेशन इसकी क्या करते हैं, एसएलओ पढ़ने से पहले हम बेसिकली मोल के बारे में थोड़ा सा, अच्छा आपको पता मोल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? MOL। और आपको फार्मूले का आइडिया है कि हम इसका कोई कैलकुलेशन करते हैं तो वो किस तरह की जाती है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मतलब आपके पास जो गिवन मैस है उसको वेट भी कह सकते हैं आप, सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। व्हाट इज मोलर मैस? जो एटम का वेट होता है। जो, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं बेटे, H2O, तो आप मुझे बताएंगे कि H2O का मोलर मैस क्या होगा? 18। जी 18। और 18 कैसे आपने फाइंड किया? सेंट्रल स्कूल, सेंट्रल दो स्कूल, आप बताएं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के। 18 ग्राम्स, एक दफा मैं ऐसे लिख रहा हूं, और 18 ग्राम्स पर मोल। जी दोनों में आपको कौन सा जो वैल्यू है वो ठीक लग रही है? 18? जी जी सर। सर बच्चों ने सिर्फ कल एवोगैड्रोस नंबर को पढ़ा है और मोल के बारे में? और ये एटॉमिक मैस या मोलर मैस के लिहाज से मोल को नहीं पढ़ा। ना ओके सर। इनको ये इस चीज से फेमिलियर है कि ये एटॉमिक मैस मोलर मैस क्या चीज है। इस ओके सर। कॉन्सेप्ट तक अभी नहीं।
ओके सर, चलें ठीक है बेटे, हम स्टार्ट करते हैं मोल और एवोगैड्रो के रिलेशन। तो उसमें ही हम ये देख लेंगे कि किस तरह हम मोल फाइंड करते हैं। तो उससे सबसे पहले आप बेटे एसएलओ देखें, तो एसएलओ हमारे पास ये है कि यूज द रिलेशनशिप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि यहाँ पे देखें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पे इक्वल का साइन आपको नजर आ रहा है, मैस ओवर मोलर मैस, और क्या चीज फाइंड करने के लिए, टू कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ मोल मैस, यानी कि आपके पास इन शॉर्ट के हमने इस एसएलओ में ये देखना है कि किस तरह से हम नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड करते हैं, ठीक है। और इसमें हमने ये भी देखना है कि आपके पास किसी चीज का अगर हम प्रैक्टिकल बेस पे, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि हम ये मोल या एवोगैड्रो को डेली लाइफ में किस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं या लॉजिकली किस तरह थिंक कर सकते हैं, वो चीज हमने यहाँ पे उनका रिलेशनशिप देखना है। दूसरी चीज उसमें हमने यहाँ पे ये भी देखनी है, जो भी हम बात कर रहे थे कि मोलर मैस, यानी कि मोलर मैस के बारे में, रिलेटिव एटॉमिक मैस, ठीक है, और उसी के साथ हमने उनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स का रिलेशनशिप भी यहाँ पे स्टडी करना है। और फिर इसके बाद हम एंड पे देखेंगे कि मोल्स डिफाइन एज अ अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, कि आपके पास इसमें एवोगैड्रोज नंबर होते हैं और उसकी वैल्यू आपको पता है कि ये आपके पास 6.02 10⁻23 होती है। और एट द एंड हम इन दोनों का रिलेशनशिप देखेंगे कि मोल को एवोगैड्रो से किस तरह रिलेट करते हैं, या अगर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों तो वहां से हम मोल कैसे फाइंड करते हैं। यानी कि इन दो रिलेशनशिप में बेसिकली हमने ये देखना है कि या अगर हमें वेट दिया गया हो तो उससे हम मोल कैसे फाइंड कर सकते हैं, या अगर हमें मोल दिए गए हों तो हम उनसे नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे फाइंड कर सकते हैं। इवन के आपको सिर्फ दो फार्मूले ही मैं आपको बताऊंगा, उससे आपके पास कोई भी कैलकुलेशन आ जाएगी, कोई भी न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, किसी किस्म का भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप उसको आसानी से कर लेंगे। तो हमारे पास बेटे जैसे कि ये आपके सामने है कि हम मोल को एवोगैड्रो से रिलेट क्यों करते हैं, या हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हम एवोगैड्रो टर्म पढ़ते क्यों हैं, वाई वी नीड टू रीड अ टर्म एवोगैड्रोज नंबर, कि एवोगैड्रो नंबर टर्म को हम क्यों पढ़ते हैं, बेसिकली इसकी हमें जरूरत क्यों पेश आती है। वैसे भी तो हमें पता देख सकते हैं ना, जैसे यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल है कि 12 एग्स इज इक्वल टू 1 डजन, ठीक है, और इसी तरह 144 पेंसिल्स आपके पास 1 ग्रॉस के इक्वल होती हैं, ठीक है, और ये आपके पास 500 शीट जो है 1 रीम के इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम एवोगैड्रो पढ़ते हैं उसको ये फिक्स वैल्यू ही क्यों लिखते हैं। सबसे पहले अगर आप में से किसी बच्चे को इस चीज का आइडिया है तो आप मुझे ही बताएं कि बेटे जो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू है हमारे पास, ये जो आपको सबको याद है 6.02 10⁻23, ये वैल्यू की कैलकुलेशन कैसे आई, मतलब ये यही वैल्यू हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। क्या आपको पता है कि ये 6.02 10⁻23 वैल्यू कैलकुलेट कैसे की जाती है। मतलब हम पढ़ तो रहे हैं कि ये वैल्यू तो है, लेकिन लॉजिकली आपने कभी सोचा है कि ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट की गई। और एवोगैड्रो आपको ये पता भी होगा कि एवोगैड्रोज डे 23 मार्च अक्टूबर को जो है वो उनको मनाया भी जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन है, रिस्पेक्टेड टीचर, आप ही मतलब इनको गाइड करें कि ये वैल्यू जो है 6.02 10⁻23 ये फिक्स ही क्यों है और कैसे कैलकुलेट की गई। जी सर जी, ये हमने कल सर जी से पूछा तो उन्होंने कहा था कि ये फर्स्ट ईयर का एक प्रोसेस है। हाँ, फर्स्ट फर्स्ट ईयर ईयर में में जाकर पढ़ेंगे। नो डाउट फर्स्ट ईयर में डिटेल में हमने पढ़ना है, लेकिन बस इतना तो पता होना चाहिए कि आपके पास ये वैल्यू, चले वैल्यू कैलकुलेशन में आपको एक सिंपल सा मेथड एंड पे बता दूंगा कि ये वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके वैसे 3-4 मेथड्स हैं, ठीक है, लेकिन आपको मैं वही आपकी जो 9th बेस पे है उस पे ही वही आपको मेथड बताऊंगा, लेकिन वो एंड पे जब आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी आ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन कि ये वैल्यू 6.02 10⁻23 फिक्स क्यों की गई, कि हम इसको फिक्स क्यों की है, क्यों ऐसी क्या जरूरत पेश आई कि हमने इस वैल्यू को फिक्स कर दिया, ताकि हमें पता चल जाए एक मोल आपके पास कार्बन है। जी जेटीएन स्कूल, जी बेटे। सर ताकि हम एटम्स का वजन बता पाए और उसको मोल में अपने पास गेन कर पाए। मतलब इन शॉर्ट के एटम आर एक्सट्रीमली स्मॉल, वी कैन नॉट मेजर इन एनी फिजिकल
वेट आर बैलेंस, कि हम उसको किसी फिजिकल वेट, ऐसा तो नहीं होता कि आपके पास 5 एटम्स कार्बन के हों और आप उसको उठा के कहें कि ये देखें इसका वेट करके मुझे बताएं, ऐसा नहीं कर सकते। एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, इसलिए उसकी वैल्यू क्या की गई, फिक्स की गई, और इसलिए उनको काउंट करना इम्पॉसिबल है। मतलब आप 12 ग्राम कार्बन के अंदर अगर आप ये काउंट कर लें कि कितने एटम्स हैं तो वो इम्पॉसिबल है। तो इसलिए उनकी वैल्यू को क्या किया गया, फिक्स किया गया, ताकि आपको, जैसे यहाँ पे एक एग्स की एग्जांपल दी गई है कि 1 डजन का मतलब ही क्या होता है कि 12 एग्स, आपको ये बताना नहीं पड़ता कि इसमें 12 अंडे हैं, ठीक है। ये कोई भी चीज आप जब दर्जन में मेंशन की जाती है तो उसका मतलब ही यही होता है कि वो 1 डजन मीन्स 12। सिमिलरली केमिस्ट्री में सिंप्लिसिटी के लिए, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, क्या किया गया, एवोगैड्रो नंबर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया, ताकि हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू हैं, जो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हैं, जो हम लैब के अंदर जितने भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उनकी जो कैलकुलेशंस हैं वो हम उसको फिजिकली आसानी से कर सकें। तो आंसर इज दैट एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, वी कैन नॉट काउंट इट। तो इसलिए आप एवोगैड्रो नंबर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं एंड इट्स रिलेट विद मोल। मोल के साथ इसलिए रिलेट करते हैं कि क्योंकि हमें पता है कि आपके पास 1 मोल जो हो किसी भी चीज का, उसको एवोगैड्रो से रिलेट किया जाता है कि 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल, एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.02 10⁻23। अच्छा, एवोगैड्रो की आप यहाँ पे आपको एक वैल्यू बड़ी नजर आ रही होगी कि हमारे पास 6.02 10⁻23, ये 23 को इस फॉर्म में लिखा गया है कि 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट ऑलवेज कंटेन एवोगैड्रो नंबर, के मतलब आपके पास कोई भी चीज है अगर उसका 1 मोल है, ये आगे जाके हम इसके एक और रिलेशन देखेंगे कि किसी भी चीज के नंबर ऑफ पार्टिकल में अगर उसकी 1 मोल अमाउंट है तो उसका अंडरस्टूड मतलब ही क्या होगा कि उसके अंदर बेटे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो 6.02 10⁻23 ही होंगे। अब यहाँ पे जो आपके सामने ये एग्जांपल्स नजर आ रही है ना, आपने अगर इन एग्जांपल्स को अच्छे से समझ लिया तो आगे जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे बेटे वो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ 4 बेसिक चीजें यहाँ पे आपने समझनी है कि आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करता हूं तो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। ये इस पे मैं फोकस करूंगा कि ये आपके पास यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। तो इसका मतलब 1 मोल कार्बन एटम का अगर आपसे वैसे कोई मैथ पूछता है तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मोल कार्बन एटम का मतलब उसका मैस कितना है, उसका मैस आपके पास 12 ग्राम्स पर मोल। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन ये है इन दोनों में कि हमारे पास ये 1 मोल ऑफ कार्बन एटम है, इधर ही आ जाए तो बेटे यहाँ पे ये लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ वाटर। तो इन दोनों के एंड पे जरा जाके देखें, यहाँ पे और यहाँ पे आपको क्या डिफरेंस फील हुआ कि यहाँ पे मैंने 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, यहाँ पे भी आपके पास 1 मोल ऑफ वाटर, लेकिन एंड पे जो मैंने वर्ड यहाँ पे एटम यूज किया है और इधर क्या यूज किया है, सर मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। जी, यही चीज आपने आज इसमें बेसिक डिफरेंस समझ लेना है कि हमारे पास मोल में 4 डिफरेंट चीजें आप कैलकुलेशन में इस्तेमाल करेंगे और एक ही फार्मूले से आप चारों फार्मूले खुद जनरेट कर लेंगे और एक ही फार्मूले से आप उनके नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब एवोगैड्रो नंबर को भी फाइंड कर लेंगे। लेकिन आप इन 4 एग्जांपल्स को अगर आप समझ लेंगे। दूसरी एग्जांपल देखें, वो भी सिमिलर एटम्स की ही है कि 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 6.02 10⁻23 एल्यूमिनियम। सिमिलरली अब ये थर्ड चीज जो आपके सामने नजर आ रही है, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड इज इक्वल टू 6.02 10⁻23 फार्मूला यूनिट। जी बेटे, यहाँ पे मैंने टर्म फार्मूला यूनिट क्यों इस्तेमाल की, मॉलिक्यूलर मैस या मॉलिक्यूलर फार्मूला क्यों इस्तेमाल नहीं किया? सर क्योंकि सर ये फॉर्मूला का यूनिट है सर, आयन। नहीं बेटे, कोई सर ये आयन का हमेशा फॉर्मूला होता है। आयनिक आयनिक कंपाउंड का फार्मूला यूनिट होता है, फार्मूला मैस क्यों नहीं होता, या मॉलिक्यूलर फार्मूला क्यों नहीं लिखते? क्योंकि सर आयन चेंज होंगे इस वजह से। सर आयन यूनिट की शक्ल में होते हैं। सर जब हम मैथ मालूम करेंगे तब हम लिखेंगे। ओके बेटे, मेरा क्वेश्चन ये है, आपकी बात ठीक है, क्वेश्चन ये है कि इसके साथ फार्मूला यूनिट लिखा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्यों नहीं लिख सकते?
जी बेटे। जो है वो यूनिट की शक्ल में होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसलिए हमने इधर यूनिट लिखा है। कुछ थोड़ा सा आप क्लोज हैं, थोड़ा और सोचें तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, अदरवाइज मैं आपको बता देता हूं। बेटे देखें मॉलिक्यूल्स की, जी सर मॉलिक्यूल वो होता है, सर ये मॉलिक्यूल नहीं, आयोनिक होगा। सर मॉलिक्यूल वो होता है जो सॉलिड, लिक्विड और गैस दोनों तीनों में पाया जाए, तीनों में नहीं पाया जाता है, इसलिए हमने इसका फॉर्मूला यूनिट लिखा है। चले, इसके अलावा कोई स्टूडेंट और बताना चाहे? आपने, आपको ये पता है, बस आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन। कोवेलेंट कंपाउंड के लिए होता है। चले मैं आपको इससे भी आसान थोड़ा सा बता देता हूँ। ओके बेटे, चलें ठीक है। अब आपकी ही बातों को मैं बताऊंगा कि बात वही है, लेकिन आपने उसको बेसिकली आपने उसका आंसर किस तरह करना है इस तरह के क्वेश्चन का। देखें आपसे ही मैं ये पूछता हूं कि आपने मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, ये आपने बेसिक अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़े हैं मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन। अब बेटे जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, मतलब ये NaCl क्या है, आयनिक कंपाउंड है। ये आप हायर क्लासेस में जाके इनकी और भी डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन 9th के लेवल तक बस आपको इतना बता दूं कि इट्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कि ये इंडिविजुअल या इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि मॉलिक्यूल की डेफिनेशन भी यही है कि जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। और ये आयनिक कंपाउंड क्रिस्टल की फॉर्म में आपको मिलते हैं, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस हैं, इसलिए इनको फार्मूला यूनिट कहते हैं, इसलिए इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। तो इन शॉर्ट आप जस्ट इतना आंसर देना है, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड चूंकि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए वो मॉलिक्यूल्स फार्मूला की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। ये आपका मेन आंसर है कि ये आपके पास मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, दे कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, और ये इंडिपेंडेंटली नहीं होते। अच्छा बेटे नेक्स्ट देखें, लास्ट एग्जांपल है 1 मोल ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयंस इज इक्वल टू 6.02 10⁻23 आयंस। ये 4 टर्म आपको अगर याद हों तो आप जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं बेटे उनको आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो 4 टर्म कौन सी हैं? या तो हमें नंबर ऑफ एटम्स के बारे में या तो बात हो रही होगी, या मॉलिक्यूल्स के बारे में बात हो रही होगी, या फार्मूला यूनिट के बारे में बात हो रही होगी, या आयंस के बारे में बात हो रही होगी। जब भी आप आगे फार्मूले की बात करेंगे, फार्मूले में सिर्फ ये टर्म चेंज आ जाएगी, यानी कि अगर आपके पास NaCl है तो आप फार्मूला यूनिट लिख देंगे, अगर आपके पास OH- है तो आप आयंस लिख देंगे। बाकी उसके फार्मूले में जो आपने जर्नल फार्मूला बताया है मोल का कि गिवन मैस, यानी कि आपके पास मोल का जो जर्नल फार्मूला आपने बताया गिवन मैस ओवर मोलर मैस, बेटे फार्मूला यही रहेगा। फर्क चेंज कहां पे आएगा? अगर आपके पास एटम है तो एटॉमिक मैस आ जाता है, अगर आप मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूलर मैस आ जाता है, अगर आपके पास आयंस है तो फार्मूला मैस यूनिट आ जाता है, और अगर आपके पास आयनिक कंपाउंड है, इसी तरह अगर आपके पास आयंस है तो मैस ऑफ आयंस आ जाएगा। तो आप एक ही फार्मूले से आप 4 डिफरेंट चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके पास जस्ट आपको ये पता हो कि ये 4 रिलेशनशिप जो है ये कहना क्या चाह रहे हैं। इसी से ना मैं आपको एक लॉजिकली बात है कि आप यहाँ पे देखते हैं O2 है बेटे, O2 मैं आपसे पूछता हूं कि O2 के साथ आप यहाँ पे जब लिखेंगे बेटे 6.02 10⁻23, तो अब आगे मैंने यहाँ पे जो वर्ड लिखना है वो बताएं, वो क्या होगा? एटम होगा, मॉलिक्यूल होगा, क्या होगा? O2। सर मॉलिक्यूल होगा। वेरी गुड बेटे, ये आपके पास मॉलिक्यूल्स होगा, यानी कि O2 हमारे पास मॉलिक्यूल्स होगा। चले मैं एक और एग्जांपल देता हूं, तो आपके पास बेटे ये देखें 6.02 10⁻23, इसके साथ हमने मॉलिक्यूल्स लिखा। अब मुझे बताएं कि ये जो KCl है ये बेसिकली आपने पहले एक एग्जांपल पढ़ी है, वेरी गुड, ये हमारे पास फार्मूला यूनिट होगा। ठीक है कि जब भी हम बात करते हैं किसी भी एग्जांपल, इसी तरह सपोज करें हमारे पास Cl2 मैंने लिखा है, तो बेटे ये आप मुझे बताएं कि Cl2 जो है वो आपके पास किसके यहाँ पे क्या होगा? मॉलिक्यूल्स होगा, मॉलिक्यूल्स होगा। इसी तरह बेटे आपके पास सिलिकॉन, ठीक है, यहाँ पे आपके पास 6.02 10⁻23, हाँ जी, यहाँ पे बताएं क्या होगा? वेरी गुड। तो इस
ओके बेटे, इसका मतलब हमें एवोगैड्रो की डेफिनेशन से हमें ये पता चला कि किसी भी चीज को अगर हम एटम्स हैं तो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे, अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं तो हम मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। और इसी फार्मूले से हमारे पास, इस फार्मूले से सपोज करें, मैं आपसे इसी में एक सिंपल सी कैलकुलेशन करवाता हूं कि बेटे सपोज करें मेरे पास, चले हम 6 ग्राम्स आपके पास कार्बन है। आप मुझे इसके मोल अगर कैलकुलेट करने हों तो बताएंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं? 6 ग्राम अगर आपके पास कार्बन है और आपने इसके मोल कैलकुलेट करने हैं, फार्मूला आपके सामने है, आप इसके मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेरी गुड, कि आप यहाँ पे जस्ट इसमें लिखेंगे 6 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आपके पास उसके मोल आ जाएंगे जी। अच्छा बेटे, अभी यहाँ पे देखें, मैं सपोज करता हूं आपके पास बेटे 10 ग्राम आपके पास आइस और इसके मोल निकालने हैं, कैसे फाइंड करेंगे? मतलब 10 ग्राम आइस, वाटर की बात कर रहा हूं, H2O, 10 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है, तो ये आपके पास उसके मोल आ जाएंगे। तो आपके पास, चलें आपके सामने एक और बड़ी सिंपल सी एग्जांपल हम रखते हैं। जैसे सपोज करें ये हमारे पास बेटे ये एक बैलून है और इसमें हीलियम गैस है आपके पास 0.5 ग्राम जो है वो आपके पास हीलियम गैस है। तो आप मुझे बता सकते हैं बैलून के अंदर आपके पास कितने मोल हीलियम मौजूद है? सर हाफ। मतलब 0.5 डिवाइडेड बाय हीलियम का एटॉमिक मैस, हाँ जी, हीलियम का एटॉमिक मैस कितना होता है? 2 सर। एटॉमिक नंबर होता है वो तो 4.0। जी जी 4 तो 0.5 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे? मोल ऑफ हीलियम, ठीक है। तो इसका मतलब हम किसी भी चीज के दो चीजें आपने फार्मूले में देखनी है कि अगर हमें बेटे मैस गिवन हो तो हम मोल फाइंड कर सकते हैं, और अगर हमें मोल गिवन हो तो हम उसका मैस फाइंड कर सकते हैं। और मोलर मैस आपको याद करने पड़ेंगे, आप ज्यादा नहीं तो फर्स्ट 20 एलिमेंट के मोलर मैस आपने कल याद करने हैं। जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम का आपके पास क्या होता है 4, अभी आपने बताया है। तो आप उनके जब एटॉमिक नंबर याद करेंगे तो साथ साथ उनके एटॉमिक मैस भी याद करेंगे, ताकि आपके ये जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनकी कैलकुलेशंस में आपको क्या हो, आसानी हो, ठीक है। अब आपके सामने ये चंद एक और एग्जांपल्स हैं जो अभी हमने फार्मूले से भी कैलकुलेट किया। कि सपोज करें हमारे पास सब्सटेंस है 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। तो जी बेटे मुझे बताएं 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम के एटम कितने होंगे? 13। 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम में कितने एटम्स होंगे? एवोगैड्रोस नंबर। 1 मोल ऑफ आयरन, 1 मोल ऑफ वाटर, ठीक है, 1 मोल ऑफ विटामिन सी। अच्छा बेटे विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है उसके अंदर ये विटामिन सी पाई जाती है, ये उसका फार्मूला भी है, ठीक है। इसी तरह इसके अंदर ये मॉलिक्यूल्स हैं। NaCl, चलें अब बताएं NaCl जो है इसके अंदर कितने फार्मूला यूनिट्स होंगे? 6.02। हाँ बेटे, जब 1 मोल होता है ना, ये आपको बताना है, जब 1 मोल होता है ना तो इसका मतलब उसका मोलर मैस भी उतना ही है, और उस पे डिवाइड आपके पास करेंगे तो आपके पास 1 मोल का अंडरस्टूड मतलब होता है कि उनके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल 6.02 10⁻23 ही होते हैं। तो ये आपने याद रखना है। इसी तरह यहाँ पे आपके सामने एक पीरियोडिक टेबल आपको नजर आ रहा है, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपके पास अगर बुक है तो आपने फर्स्ट 20 एलिमेंट के आपने क्या याद करने हैं? एटॉमिक मैस याद करने हैं, यानी कि कैल्शियम तक जो है आप इसको याद करेंगे तो आपके पास जितनी भी कैलकुलेशंस हैं वो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब बेटे यहाँ पे हमने एक रिलेशनशिप जो कि आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन मैं एक दफा रिकॉल करवा देता हूँ कि मैस मोल रिलेशनशिप में अभी आपको बता के आया हूं कि आपको फार्मूला अगर आता है, मोल का फार्मूला आपके पास है, तो इसमें आप इनका मैस मोल, जैसे आपने सपोज करें मैस फाइंड करना है तो आपके पास मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस हो जाएगा। इसी तरह आपके पास अगर मोलर मैस आपने फाइंड करना है
तो मैस ओवर मोल जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो आपको दो चीज़ें आपको पता होंगी, थर्ड थिंग जो है वो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ज़रा नोट कीजिएगा, ये हमारे पास कार्बन है, इसका मैस कितना है 12 ग्राम, और आपको अभी आप पता चल चुका है कि कार्बन के 12 ग्राम के अंदर कितने मोल होते हैं, 1 मोल कार्बन एटम का होता है। और अब आपको ये भी पता होगा कि 1 मोल कार्बन के जो अमाउंट है उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होते हैं, वो बेटे हमारे पास 6.02 10⁻23 होते हैं। इसका मतलब यहां से हमें यह पता चला कि हम मोल मैस रिलेशनशिप किस तरह फाइंड कर सकते हैं, कि अगर हमें फार्मूला दिया हो या अगर हमें वैसे एक मोल अमाउंट बता दी जाए तो उसमें हम नंबर ऑफ एटम्स भी फाइंड कर सकते हैं और उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के भी, जो यानी कि अगर मॉलिक्यूल की बात है तो वो भी फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे देखें सिल्वर एटम की एग्जांपल है, ठीक है, ये आपके सामने ये चांदे के एग्जांपल्स हैं, इनको आप सल्फर है, सिल्वर है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे देखें मोलर मैस ऑफ कंपाउंड, कि हम मोलर मैस कैसे फाइंड करते हैं, जो मैं अभी आपसे पूछ रहा था जब हम लेक्चर स्टार्ट किया था कि किसी भी कंपाउंड का किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर मोलर मैस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये देखें आपके सामने एक सिंपल सा एक प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द मोलर मैस ऑफ ग्लूकोज। हाँ जी, फार्मूला तो आता है ना ग्लूकोज का, ये आपके सामने नजर आ रहा है आपको, ग्लूकोज का फार्मूला ये आपके सामने। अब बेटे मोलर मैस निकालने के लिए आपके पास क्या होता है, यानी कि ग्लूकोज में कितने कार्बन एटम है बेटे, 12 कार्बन एटम है, ठीक है, सॉरी 6। और आपके पास है ग्लूकोज में आपके पास यहाँ पे कितनी कार्बन एटम्स हैं, तो एक कार्बन एटम का आप जब मैस निकालते हैं यहाँ पे देखें तो आपके पास 6 कार्बन है, उसको आप उसके एटॉमिक मैस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 6 कार्बन का मैस आ जाएगा। हाइड्रोजन एक का जो आपके पास मैस होता है एटॉमिक मैस वो कितना होता है 1, टोटल कितने हाइड्रोजन है 12। एक ऑक्सीजन का जो आपके पास एटॉमिक मैस होता है वो होता है 16, टोटल कितनी ऑक्सीजन है। तो बेटे आप 12 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाय 6, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो मोलर मैस आएगा वो क्या आएगा बेटे 180 ग्राम्स पर मोल जी। अच्छा बेटे, इसी तरह ये देखिए आपके सामने शुगर का फार्मूला है, ये आप इसको एक दफा देखें कि कार्बन 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 22 और प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाय 11, तो आपके पास 342 ग्राम्स पर मोल। बेटे आपके पास ये H2SO4, मैं आपको चले सल्फर का बता देता हूं कि सल्फर आपके पास 32 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है। अभी इधर ही बैठ के कैलकुलेट करके मुझे इसका मोलर मैस बताएं, जल्दी करें, शाबाश। सर 98 वेरी गुड, 98 ग्राम। पर मोल। चलें बेटे NaCl का भी कैलकुलेट करें, और बेटे अगर आपको सोडियम का नहीं पता तो 23 होता है, और क्लोरीन का बेटे आपके पास 35.5, तो अब इसका बताएं आपके पास कितना आएगा। 40 नहीं बेटे, 23 प्लस 35.5, 58.5 वेरी गुड, 58.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। इसी तरह एक चले हम सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं, CH4। हाँ जी बेटे, इसका कैलकुलेट करके बताएं कितना आएगा। 16 यस बेटे, कैसे पता चला, यानी कि आपके पास 16 ग्राम्स पर मोल, तो इसका मतलब ये हमारे पास मोलर मैस हम अब कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह ये आपके सामने चंद एक के आपको एटॉमिक मैस जो है वो गिवन है, जैसे आपके सामने सल्फर है, आयरन है, अभी आपने कैलकुलेट भी किया, NaCl है। अच्छा बेटे, इसका आपके पास जरा खुद कैलकुलेट करें, ये मैंने रेस कर दिया है, अब आप जरा खुद कैलकुलेट करें। K2, चलें Cr2 का मैं बता देता हूं 52,
एक क्रोमियम का 52 होता है। तो हाँ जी, आप इसका कैलकुलेट करें। सर 367 ग्राम पर मोल होगा। ठीक है, यानी कितना बोला, एक मिनट, कितना बोला है आपने? सर 367। ये देखें मैंने जो लिखा है आपका उसमें क्यों मैच नहीं हो रहा, कहाँ पे आप मिस्टेक की है? पोटाशियम का कितना ऐड किया है, पोटाशियम का? हाँ जी, पोटाशियम का बताएं कितना ऐड किया है? सर 39। गुड, ठीक है जी। चलें रिस्पेक्टेड टीचर, आप ना इनको इस तरह के मोलर मैथ्स की प्रैक्टिस जो है वो करवानी है ताकि इनको मोलर मैथ्स का आइडिया हो जाए। तो ये आपके सामने जो अभी मैंने आपको फार्मूला बताया वो आपके पास एक ट्रायंगुलर की फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट हो रहा है कि अगर हमने मैथ्स फाइंड करना हो तो मोलर मैथ्स और मोल को मल्टीप्लाई करते हैं। मैं आपको ऑलरेडी ये बात बता चुका हूं कि हमारे पास इस फार्मूले से हम इसको इसी तरह, अगर बेटे हमने मोल फाइंड करने हो तो क्या होगा, इस ट्रायंगल से मुझे बताएं कि अगर हमने मोल फाइंड करने हूं तो किन दो चीजों को आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे? सेंट्रल मैथ से। जी, ये देखें ना, ये आपके सामने। अच्छा बेटे, अगर हमने मोलर मैस फाइंड करना हो तो फिर क्या रिलेशन बनेगा, किससे आप, यानी कि अगर मैथ हमने का और मोलर, मोल का। जी यानी कि मैस डिवाइडेड बाय, मतलब आप कह सकते मोल। हैं कि ये ट्रायंगुलर जो है वो हमारे पास तीन रिलेशन है कि अगर हमने मोलर मैस फाइंड करना है तो बेटे मैस ओवर मोल बन जाएगा, और अगर बेटे हमने मैस फाइंड करना है तो मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस आ जाएगा। तो ये तीन रिलेशन ही है जिससे आप जितने भी न्यूमेरिकल्स इसके रिलेटेड आते हैं वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो सारे के सारे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह अब आपके सामने ये देख लें दोबारा और चंद एक एग्जांपल्स हैं कि क्वेश्चन है कि सर अगर हमारे पास उसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए 180 ग्राम ऑफ H2O, बेटे ये हमारे पास है गिवन मैस, इसका मोलर मैस आपके पास बेटे होता है 18 ग्राम पर मोल। तो आप मुझे बताएं इसके अंदर आप जब मोल निकालते हैं तो कौन सा फार्मूला, ये खुद कॉपी पे कैलकुलेट करें, शाबाश जल्दी, ये खुद कैलकुलेट करें कि ये गिवन मैस है और इसका मोलर मैस आपको मैंने बता दिया है, और आप मुझे बताएं कि आपके पास इसका आंसर जो है वो आप खुद कैलकुलेट करें किस तरह आएगा, कॉपी पे खुद करें, शाबाश। 10 सर 10। अब मैं इसमें थोड़ी सी चेंज कर रहा हूं कि ये 4 ग्राम लिखा हुआ ना, अब मैं 5 ग्राम लिख देता हूं और आप अब इसको सॉल्व करें। मतलब ये आपके सामने सॉल्व है ना, तो आपको मोलर मैस भी पता है 16 ग्राम है, यहाँ पे आपके पास मैंने वैल्यू चेंज कर दी और अब मुझे इसका आप आंसर कैलकुलेट करके दें। हरी अब शाबाश 0.3125। जी, आपके पास जब 5 ग्राम होगा कितना होगा, 3125। 3125, ठीक है, आपके पास मोल आ जाएंगे। अच्छा बेटे, ये इसका आप देखें Fe2 आयरन ऑक्साइड, तो आयरन ऑक्साइड का ये आपके पास मोलर मैस 160 है, ठीक है, और अब आपके पास ये 2 kg है, इसको आपने ग्राम्स में जरूर कन्वर्ट करना है क्योंकि मोल की डेफिनेशन भी ये है कि मैस ऑफ एनी पार्टिकल एक्सप्रेस इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोल। मतलब मोल की डेफिनेशन भी यही है कि किसी भी सब्सटेंस का मैस जब हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं देन हम उसे क्या बोलते हैं, मोल कहते हैं। तो इसका मतलब अगर केजी में वैल्यू दी गई है तो उसको आपने सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम्स में। ग्राम बेटे में। किलोग्राम से ग्राम्स में आने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000। और बेटे ग्राम से, जी, और ग्राम से किलोग्राम में आने के लिए 1000 पे डिवाइड करते हैं। तो ये आपके सामने इसके मोल आपको मिल रहे हैं। इसी तरह बेटे 50 मिलीग्राम ऑफ NaOH है। अब मिलीग्राम्स को बेटे ग्राम्स में कन्वर्ट करने का क्या तरीकाकार है, सर डिवाइड कर देंगे। जी डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी,
मतलब इस पूरी स्लाइड जो आपको नजर आ रही है इसमें सिर्फ एक की पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि जब भी आपने मोल फाइंड करने हैं तो आपके पास जो गिवन मैस है वो आपको किसी भी यूनिट में अगर चेंज करके देता है, चाहे किलोग्राम्स में देता है चाहे ग्राम्स में देता है, आपने सबसे पहले उसको किस में कन्वर्ट करना है? जी बताएं किस में? ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। इसी तरह अगर यहाँ पे मैं 50 की बजाय मैं आपके पास 60 ग्राम्स NaOH लिख देता हूं, तो अब बेटे मुझे बताएं कि इसके आप मोल कैसे निकालेंगे? NaOH का मोलर मास क्या होता है? 40 होगा। 60 हाँ, कैसे पता चला? 23 + 16 + 1, ठीक है। तो आपके पास ये मोलर मास, हाँ जी, तो बताएं मोल कैसे फाइंड करेंगे? फार्मूला आपके सामने है, मोल का फार्मूला हमें पता है, गिवन मास ओवर मोलर मास। हाँ जी शाबाश, जल्दी करें। 1.5 कैसे फार्मूला लगाया कि आपने गिवन मास ओवर 60 डिवाइड बाय 40। वेरी गुड। तो ये आपके सामने एक और एग्जांपल है, 20 मोल ऑफ CO2। अब मोल मैंने आपको यहां पे बता दिए हैं, आप मुझे बताएं कि आप इसका मैस कैसे फाइंड करेंगे। अब मोल आपके पास हैं, मोलर मैस ये आपके सामने 44 लिखा हुआ है, तो मोल करने के लिए क्या करते हैं? मैस फाइंड करने के लिए फार्मूला बताएं। मल्टीप्लाई यस, आप मैस इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 44। वेरी गुड। अच्छा बेटे यहाँ पे भी देखें, आपके पास ये मोल ऑफ क्लोरीन आपको 0.024 और इसने आपने मोलर मैस आपको बता दिया है, तो आप इसका गिवन मैस फाइंड कर सकते हैं। लास्ट थिंग बेटे, उसके बाद हम लेक्चर वाइंड अप कर देते हैं। हमने मैस भी, मोल भी कैलकुलेट कर लिए, हमने मैस भी कैलकुलेट कर लिया, और उसी फार्मूले में जो थर्ड थिंग्स है, मोलर मैस अगर आपने निकालना हो तो यहाँ पे देखें आपको गिवन मैस ऑफ सब्सटेंस इज फाउंड टू कंटेन 0.02 मोल, मतलब आपके पास मोल भी है, आपके पास बेटे गिवन मैस भी है, तो आप इसका क्या फाइंड कर सकते हैं? दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं बेटे, मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? हमने मोलर मैस फाइंड करना है, मोलर मैस डिवाइड। अच्छा आपको याद है ये 180 ग्राम जो है पर मोल किसका मोलर मैस है? अभी पीछे पढ़ के आए हैं, बस उसका फार्मूला वेरी गुड के ग्लूकोज, हाँ जी ग्लूकोज। तो इसका मतलब आज के इस लेक्चर में हमने जो बात ये मेन सीखी है कि हम मोल को इस्तेमाल करते हुए इन तीनों चीजों को किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, हम उनका रिलेशनशिप यूज करके उनकी किस तरह से कैलकुलेशंस कर सकते हैं। और कल नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी में देखेंगे कि मोल से हम किस तरह नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड कर सकते हैं, कि एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाते हैं। इन शॉर्ट के जितने भी वैल्यू आपके पास मोल में आती हैं उनके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करने के लिए उसको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके बेटे? ओके सर। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज। और कल यहाँ से हम इसको रिलेशनशिप को देखेंगे। एक दफ़ा इसको वैसे आप नज़र देख लें और कल से हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि इसको एवोगैड्रो से किस तरह रिलेट करेंगे। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज।